हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सभी के सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन बैंकिंग पे। इस सेशन में आपके साथ डिस्कस कर रहे होंगे परसेंटेज को। अब परसेंटेज में कोई टॉपिक तो रिलेटेड अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँगा, क्योंकि अगर एक सेशन में अगर आप बात करोगे पूरी की पूरी परसेंटेज कंप्लीट नहीं की जा सकती है। तो इस सेशन में आपके साथ परसेंटेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर रहा हूँ। अब उम्मीद करता हूँ जिन्होंने आरआरबी के फॉर्म फिल कर दिए या फिर आप आईबीपीएस क्लर्क का नोटिफिकेशन भी आ गया, आप उसके लिए भी प्रिपेयर हो रहे होगे और आप डेफिनेटली उसका भी फॉर्म फिल कर रहे होगे। तो परसेंटेज, अगर आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करोगे, एक कोर टॉपिक है। आप कोई सा भी टॉपिक कर लो, आपको परसेंटेज उसमें डेफिनेटली देखने को मिल रहा होगा। तो आप सब ने कहीं ना कहीं से किसी ना किसी सोर्सेज से परसेंटेज स्ट्रॉन्ग करा होगा। जब आप मॉक टेस्ट भी लगाते हो आपको परसेंटेज के क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलते हैं। तो इस सेशन में आपके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर रहे होंगे। PYQs किसके? IBPS, RRB, SBI, इन 3 एग्जाम के PO प्लस क्लर्क। ऐसा नहीं कि सिर्फ PO के क्वेश्चन ले रहा हूँ या फिर ऐसा भी नहीं कि सिर्फ क्लर्क का क्वेश्चन ले रहा हूँ। PO प्लस क्लर्क पिछले 4 से 5 सालों में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए एग्जैक्ट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रहे होंगे। तो हो सकता है, अब मान लो, अब मैंने आपको अभी बताया कि आपका क्लर्क का भी लेवल होगा, इसमें आपका PO का भी लेवल होगा। तो पॉसिबिलिटीज़ है कि आप एक अच्छे खासे तैयारी पे आपका लेवल चल रहा है, तो मे बी क्लर्क का क्वेश्चन आपको बड़ा ही आसान दिखे। लेकिन RRB क्लर्क और SBI PO का डिफरेंस भी तो उतना ही ज़्यादा है ना। RRB क्लर्क का क्वेश्चन अगर लेवल 0 का होता है तो SBI PO लेवल 10 का होता है प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन। तो दोनों का क्वेश्चन है, तो हो सकता है कि पहले 10 क्वेश्चन आपको आसान लगे तो आप उस क्वेश्चन को देख लो, आप अपना अप्रोच देख लो। अगर आपको लगता है कि आपको आपसे कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, आप उन क्वेश्चंस को स्किप करते हुए आगे बढ़ जाओ। जब जहाँ से लगे आपको कि ठीक है, यहाँ से मुझे इस क्वेश्चन को पिक करना चाहिए, यहाँ से मुझे मेरे लेवल का क्वेश्चन दिखना स्टार्ट हो रहा है, आप वहाँ से इसको सॉल्व करने की कोशिश करना। बट मिस मत करने की भी क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 मिलेंगे आपको इस सेशन में। पिछले 4 से 5 सालों में जितने भी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन हुए हैं उसके जो क्वेश्चन मुझे अवेलेबल हो पाए सारे क्वेश्चन मैंने इसमें डाल दिए। सोर्स कहाँ से मिला है? आपने एस एक बुक आती है अड्डा 247 की, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर गिवन होता है। उन सोर्सेज को मैंने वहाँ से क्वेश्चन पूरे के पूरे पिक किए। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन गाइस। मेरा नाम है विशाल कुमार मिश्रा। आई टीच क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टू ऑल ऑफ यू फॉर बैंकिंग एग्जामिनेशन एज वेल एज SSC एग्जाम ऑल्सो। बट अभी फिलहाल ये जो सेशन होने वाला बैंकिंग एस्पायरेंट्स के लिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चल रहा है। साथ साथ मैंने 3 बार SBI क्लर्क में 35 आउट ऑफ 35 स्कोर किया क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, प्लस 48 स्कोर किया मैंने मेन सेक्शन में। तो मैं आपको एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बता सकता हूँ कि कैसे स्कोर किया जाता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में। लेट्स स्टार्ट द सेशन। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे होंगे अपन। देखो, RRB क्लर्क का लेवल आपको दिखना, पहला ही क्वेश्चन में आपने देखा, आप सोचोगे इतना आसान क्वेश्चन। जी हाँ, RRB क्लर्क इतना ही आसान होता है। और अगर आपकी तैयारी SBI PO के कंपैरिजन में 50% भी है ना, तो भी आप यहाँ पे आराम से 16 से 17 मिनट के अंदर अंदर, इससे पहले भी बच्चे करके आ जाते हैं, आप 40 क्वेश्चन सॉल्व करके आ जाते हैं क्लर्क एग्जाम में। देखो जरा क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। व्हाट इज 40% ऑफ 50% ऑफ 3/4 ऑफ 3200? 3200 का 40% का 50% का 3/4 कितना होगा? 40% मतलब 2/5 मल्टीप्लाई कर दो, ऑफ है तो 50% मतलब 1/2 मल्टीप्लाई कर देंगे। 3/4 मतलब 3/4 कैलकुलेट करना है किसका? 3200 का मल्टीप्लाई कर दो। देखो 2 से 2 निकाल दोगे आराम से, कट सकता है क्या? 5 का 4 गुना कितना होता है? 20 होता है। 20 से कितना टाइम? 160 गुना कटेगा। 160 का 3 गुना 480। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो जो आसान से क्वेश्चन है वो आप बड़े ही प्यार से बना रहे होगे, इतना तो उम्मीद है आपसे। सेकेंड क्वेश्चन देखो, फिर से RRB क्लर्क के लेवल का है। 1/5 ऑफ अ नंबर इज 62। किसी नंबर का 1/5 कितना है? 62 है। अगर किसी नंबर का 1/5 62 है, यही लिख रहे हो कि 1/5 बराबर है किसके? 62 के। वो नंबर क्या है भाई साहब? 62 से मल्टीप्लाई कर दो 5 को, 300 और 10, मतलब 310 वो नंबर है जिसका 1/5 क्या हो रहा है? 62 हो रहा है। व्हाट विल बी द 73% ऑफ दैट नंबर? इसका 73% कितना होगा? थोड़ा सा दिमाग लगाना। यहाँ पे बच्चे क्या करेंगे? इसको 73 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 100 से डिवाइड करने चले जाएंगे कि नहीं जाएंगे? 73% कैलकुलेट करना है ना मुझे। 300 का 70% कितना होगा? ये 300 का 73% कितना होगा? सर 300 का 73% निकालोगे ना तो 3 3 ज़ा 9 और 219 चला जाएगा आपका। कितना? 300 का। अब अगर 73 का 10% निकाल दूं मैं,
10 का 73% या 73 का 10%, बात तो बराबर है। 73 का 10% 7.3 होता है, ऐड कर देंगे 226.3। तो कैलकुलेशन आप किस तरीके से कर रहे हो वो भी मैटर करता है एग्जाम में। आपने क्या अप्रोच लगाया है, कितना टाइम लग रहा है। ऑब्वियसली बात है, अगर मैं 310 को 73 से मल्टीप्लाई करने जाता तो एक अच्छा खासा टाइम मेरा जा रहा होता, लेकिन मैंने क्या लगाया कि 300 का 73% कितना होता है, 219। 73 का 10% निकाल सकते हैं आराम से, 7.3 ऐड कर देंगे। योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, 2/3 of 3/4 of 1/5 of a number is 15, then what is the 30% of that number? किसी नंबर का 2/3 का 3/4 का 1/5 पार्ट कितना है, 15 है। कर लो सर, 2/3 मल्टीप्लाई कर दो किसको, 3/4 को, उसके बाद कितना है 1/5 किसके बराबर है, 15 के बराबर है। तो देखो 3 से 3 कट ही जाना है, 2 से 4 कट जाना 2, 5 दूनी 10, 10 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे 150, मतलब वो नंबर कितना है 150। अब बोल रहा है कि 150 का मेरे को 30% बताओ कितना है। 150 का अगर आप 30% कैलकुलेट कर रहोगे, योर आंसर विल बी ए, ऑप्शन नंबर 45। नेक्स्ट, डेसिमल वाले भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। 3/4 of 2/3 of 1/5 of a number is 249.6. What is 50% of that number? किसी नंबर का 3/4 का 2/3 का 1/5 कितना है, 249.6 है। तो बताना है कि इसका 50% क्या होगा। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे ना, इस 249.6 को उल्टा करके इधर लेके आ जाएंगे, यहाँ पे लिख लेंगे और फिर 1/2 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। करना चाहो आप भी कर सकते हो। फिलहाल 3 से 3 कट जाएगा, 2 दूनी 4 कट जाएगा, 5 दूनी 10 मिल रहा है। अब एक बात बताओ, अगर 10 को 249.6 से मल्टीप्लाई करोगे, मुझे ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है। आपने बोला नहीं भैया ये तो भरे ही पैसे बनेगा, 2496 बन जाएगा। मुझे चाहिए कितना है, 2496 का 3/4, एक बार चेक कर लो, 3/4 of 2/3 of 1/5 of a number is 249.6। 3 से 3 उड़ा दिया, 2 से 4 उड़ा दिया 10। बोला व्हाट इज द 50% ऑफ दैट नंबर, तो 50% मतलब आधा, 2 से डिवाइड कर लिया, 1248। ऑप्शन नंबर नहीं कुछ है, नन ऑफ दिस लगा दो। अब यहां से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे आपके, कहीं ना कहीं IBPS क्लर्क ले लो, SBI क्लर्क ले लो, PO वाले एग्जाम्स जो अभी से आपके जो वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन है बेसिकली वो अभी स्टार्ट होने वाले। ईशान स्पेंट 35,645 on buying a bike, 24,355 on buying a television, and the remaining 20% of the total amount he had as cash with him. What was the amount? क्वेश्चन ने क्या बोला, ईशान ने 35,645 रुपये एक बाइक खरीदने में खर्च किया, 24,355 रुपये एक टेलीविज़न खरीदने में खर्च किया, और अभी उसके पास उसके टोटल अमाउंट का 20% कैश के रूप में अवेलेबल है। अगर 20% अवेलेबल है तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 80% उसने खर्च कर दिया होगा भैया। अगर 20% बचा हुआ है तो 80% खर्च कर दिया। 80% खर्च किया होगा तो कितना खर्च किया, 35,645 प्लस 24,355। अब तरीका देखो ऐड कैसे करना है। 45 और 55 100 होता है, 600 और 300 900 होता है। तो 900 में अगर आप 100 ऐड करोगे तो 1000, और 24 में अगर एक ऐड कर दिया तो 25। यहाँ मतलब 25,000 में मुझे 35,000 ऐड करना है। कितनी वैल्यू चली जाएगी सर, 60,000। 35 इधर और 25 इधर, 60,000। 80% मतलब 4/5, 100% किसके बराबर आपको मिल जाएगा इधर। 80% से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 75 नज़र आ रहा है। 75 का 8 गुना 600 होता है, 75 का 4 गुना 300, 8 गुना 600 होता है ना, तो यहाँ पे 1 0 लगा दो, प्लस इधर 100% करोगे तो 75,000 बन जाएगा। तो उसकी सैलरी कितनी रही होगी या उस पर्सन की अमाउंट उसके पास कितना अवेलेबल रहा होगा, योर आंसर विल बी 75,000, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, Sonal spent rupees 45,760 on the interior decoration for her home, 27,896 on buying air conditioner, and the remaining 28% of the total amount she had as cash with her. What was the total amount? अब फिर से सिमिलर क्वेश्चन है जो भी आपने पहले बनाया था। अगर 28% कोई स्पेंड कर रहा है
तो डेफिनेटली कितना खर्च कर रहा होगा, सॉरी सेव कर रहा है, तो कितना खर्च कर रहा होगा 72%। किसके बराबर है, ये सम और ये सम के बराबर है ना। ऐड करने का तरीका, 45 में अगर आपने 27 ऐड कर दिया तो कितना मिल गया, 52 प्लस का 20 72, 8 और 7 15, मतलब 73,500। 60 और 96 कर लो ऐड, एक काम करो, एक एक ही ऐड करो, 6 9 और 6 15, 8 1 9 और 7 16, 1 7 1 8 और 5 13, 1 2 1 3 और 4 7, 72% के बराबर है 73,656। 1% के बराबर निकालना है, 9 से कटेगा क्या, 7 3 10, 6 16, 5 21 और 6 27, 9 का 8 गुना 72, 9 का 8 गुना कर लो, 9 8 72, 9 1 जा 9 7 बच गया, 9 8 जा 72, कितना बच गया 3, 9 4 जा 36, 8 से कटेगा 100% कटेगा, 8 का 10 गुना 80 बनेगा, 1 बचा 8 दूनी 16, 2 बचा 8 24, तो 1% के बराबर आपकी वैल्यू कितनी बन गई, 1023। तो 100% के बराबर क्या मिलेगा, 1024। क्लियर है, सॉरी 1023 है ना, 24 क्यों बोल रहा हूँ मैं, डबल जीरो लगा दो, 1,02,300 रुपये उसका अमाउंट होगा सोनल के पास। नेक्स्ट, राजेश स्पेंट 44,620 on Deepavali shopping, 32,764 on buying computer, and the remaining 32% of the total amount he had as cash with him. What was the total amount? सर 44,620 इधर खर्च कर रहा है, 32,764 इधर खर्च कर रहा है, कितना सेव कर रहा है 32%, तो कहीं ना कहीं 68% तो खर्च कर दिया भाई साहब ने। कितने के बराबर ऐड कर दो, 4, 6 और 2 8, 7 और 6 13, 1 मिल गया, 2 1 3 4 7, 4 और 3 7, 68 है। बेस्ट क्या लगा सकते हो, 17 से उड़ा दो, क्योंकि ऑब्वियसली बात है अगर मल्टीपल तो कटेगा ही कटेगा। 17 का 4 गुना 68, 17 का 4 गुना 68, 9 बच गया, 17 का 5 गुना 85, 8 बच गया, 17 का 5 गुना 85, 3 बच गया, 17 का 2 गुना 4 से आराम से कटेगा, 11 का 4 गुना 44, 1 बच गया, 4 3 12, 3 बच गया 38। तो आपके पास 1% के बराबर कितनी वैल्यू आ गई, 1138। तो 100% कितना मिल जाएगा, 1,13,800। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उम्मीद है डाउट क्लियर होगा। नेक्स्ट आ जाओ, हरजीत स्पेंट 50% of his monthly income on household item, 20% of his monthly income on buying clothes, 5% of his monthly income on medicines, and the remaining amount of rupees 11,250 he saves. What is Harjeet's monthly income? हरजीत अपने मंथली इनकम का 50% हाउस होल्ड आइटम पे खर्च कर रहा है, 20% क्लोथ्स खरीदने में कर रहा है, 5% मंथली इनकम मेडिसिन पे जा रहा है, और बच कितना जा रहा है 11,250। भाई साहब खर्च कितना कर दिया इसने, 50% इधर खर्च किया हुआ, प्लस बाद में कितना किया 20% खर्च किया, उसके बाद कितना गया 5%। तो मैं बोल सकता हूँ कि टोटल इसने 75% खर्च किया होगा, तो बचा कितना दिया होगा 25%, लेकिन सेव कितना कर रहा है 11,250 रुपये। क्या पूछ रहा है कि हरजोत की मंथली इनकम क्या होगी, किसी की भी मंथली इनकम उसका 100% अमाउंट होता है ना, तो 25% को अगर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100% मिल जाएगा। तो 11,250 को भी 4 से कर देते हैं, 11 को 4 से करेंगे तो 4,400, 250 को 4 से किया तो 1000, मतलब 45,000। हरजोत की मंथली सैलरी क्या दिख रही है आपको, मंथली इनकम 45,000 रुपये। नेक्स्ट देख लो, मिस्टर गिरिधर spends 50% of his monthly income on household item, and out of remaining he spent 50% on transport, 25% on entertainment, 10% on sports, and remaining 900 is saved. अब इस बार इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लॉजिक चेंज कर दिया। क्या बोल रहा है, कोई मिस्टर गिरिधर है, उन्होंने 50% अपनी मंथली इनकम का हाउस होल्ड पे खर्च कर दिया। अब उसके पास जो अमाउंट बचा हुआ है ना, उसमें से वो 50% ट्रांसपोर्ट पे, 25% एंटरटेनमेंट पे, 10% स्पोर्ट्स पे खर्च कर रहा है।
जितना बच जा रहा है वो किस पे खर्च कर रहा है, आपका वो सेव कर रहा है। ठीक है, अब दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहला देखो, पहला मैंने क्या देखा, 50% इधर, 25% इधर, 75 प्लस 10 85%, कितना बचा रहा होगा 15%। 15% के बराबर कितना है 900, 1% के बराबर 60, 100% के बराबर 600, 6000। मतलब जो बाद वाला 50% था ना उसकी वैल्यू 6000 है। तो 50,000 अगर बाद वाला 6000 है तो बाद पहले भी 50% ही था 12,000। ऑलरेडी कैलकुलेट हो रही है कि नहीं हो रही चीज़ें। इसको अगर पेन पेपर की मदद से बनाओगे, कैसे बनेगा देखो, आप लिख लो यहाँ पे इनकम, यहाँ पे लिख लो आपकी सेविंग। जब तक कि आपको रिमेनिंग वाला पार्ट ना दिखे तब तक आप ऐड करते चलोगे। गिरधर स्पेंड 50% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन हाउस होल्ड आइटम एंड ऑट ऑफ रिमेनिंग आ गया मतलब फुल स्टॉप है 50%। 50% की वैल्यू कितनी होती है 1/2। मतलब जब हाउस होल्ड आइटम की बात हो रही है उसके पास अगर 2 रुपये होगा वो 1 खर्च करके 1 रुपये सेव कर रहा होगा, हाँ या ना। अब क्या बोल रहा है, रिमेनिंग वाला आ गया, फिर 50% ऑन ट्रांसपोर्ट, 25% ऑन एंटरटेनमेंट एंड 10% ऑन स्पोर्ट्स। तो 50, 25, 75 और 10 85, क्योंकि आगे भी रिमेनिंग है। 85% यूज़ कर लिया था। 85% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 17/20। मतलब जब उसके टाइम में 20 रुपये उसके पास होगा तो वो 17 रुपये खर्च करके 3 रुपये सेव कर रहा होगा। देख लो ज़रा, 20 दूनी 40, इधर 3 1 जा 3, मतलब अगर 40 यूनिट उसकी इनकम रही होगी तो 3 यूनिट वो सेव कर रहा होगा। 3 के बराबर कितना है 900 है, तो 3 के बराबर अगर 900 है तो 1 के बराबर 30, 300। तो 40 को अगर आप 300 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आपकी वैल्यू 12,000 देखने को मिल रही होगी आपको। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट, हर एक पैटर्न मिलेगा आपको। आपने देखा बेसिक वाला भी था जिसमें नंबर गेम थे, आपने देखा कि ऐसा इस टाइप के पैटर्न के भी क्वेश्चन थे, इनकम एक्सपेंडिचर वाला भी क्वेश्चन था। आपका ये भी था कि इतना इतना % खर्च करने के बाद इतना % सेव कर रहा है। अभी आपको और इस पैटर्न वाला भी क्वेश्चन मिल रहा होगा, आपको इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन भी मिल रहा होगा, आपको इनकम एक्सपेंडिचर रिलेटेड क्वेश्चन भी मिल रहा होगा। तो हर एक पैटर्न पे आपको क्वेश्चन दिखेगा जो कि प्रीलिम्स एग्जाम में पूछा गया है। Shruti decided to donate 12% of her salary to an orphanage. On the day of donation, she changed her mind and donated rupees 3,150 rupees, which was 75% of what she had decided earlier. How much is Shruti's salary? श्रुति ने पहले कितना डिसाइड किया था देने का 12%। बाद में कुछ चेंज हुआ, उसने बोला मैं 12% नहीं इसका सिर्फ 75% दे रही होंगी। तो अगर मैं 12 का 75% कैलकुलेट करूँ तो 9 आ रहा है क्या, 3 6 9 12 9%। मतलब उस श्रुति ने अब अपनी सैलरी का केवल 9% डोनेट किया। अगर 9% डोनेट किया तो कितना डोनेट कर दिया 3150। देख लो ज़रा, 9 तिया 27, 4 बच गया, 9 का 5 गुना 45, 0। 1% के बराबर 350, 100% के बराबर कितना 35,000। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। परसेंटेज का कितना डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन, कितना इजी से इजी क्वेश्चन। आप डिफिकल्ट क्वेश्चन की बात करोगे एसबीआई पीओ में जो आता है मैक्सिमम टाइम अगर आपका लग रहा होगा तो 45 सेकंड से 1 मिनट के अंदर अंदर आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, आशाज मंथली इनकम इज 60% ऑफ दीपक्स मंथली इनकम, 120% ऑफ मायाज मंथली इनकम। What is Maya's monthly income if Deepak's monthly income is 78,000? क्या बोल रहा है, आशा की जो मंथली इनकम है वो 60% है दीपक की मंथली इनकम का। आशा की मंथली इनकम दीपक की मंथली इनकम का 60% है। 60% की वैल्यू कितनी होती है 3/5। मतलब अगर दीपक का सैलरी 5 यूनिट होगा तो आशा 3 यूनिट की होंगी। आगे क्या बोल रहा है 120% ऑफ मायाज इनकम। 120% मतलब कितना होता है 100, 1 और 1/5, 6/5 होता है। मतलब आशा और किसकी बात कर रहे हैं, माया की बात कर रहे हैं। तो अगर माया की इनकम कितनी होगी 5 होगी तो आशा की इनकम कितनी होगी 6 होगी। क्वेश्चन ने आपसे यही बताया। अब देखो आशा यहाँ पे 3 यूनिट के साथ है, आशा यहाँ पे 6 यूनिट के साथ है। आशा की सैलरी तो एक ही होगी ना, या तो 3 यूनिट होगी या 6 यूनिट होगी। एक कर लेते हैं, एक काम करो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो,
जैसे आपने 2 से मल्टीप्लाई किया आपके पास वैल्यूज देखो कैसी बन रही होंगे। 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 और 5 का 5, मतलब माया, आशा और दीपक की सैलरी का रेशियो ये 5:6:10। अब अगर दीपक 10 यूनिट के बराबर 78,000 है, तो 10 यूनिट के बराबर अगर 78,000 है, आपसे पूछ किसकी रहा है? माया की सैलरी। माया कितना है? 5 यूनिट है, तो 10 का ठीक आधा ही तो है, तो माया कितनी की हो जाएंगी? माया की सैलरी 39,000 रुपये। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, a sum of rupees 2,236 is divided among A, B and C such that A receives 25% more than C and C receives 25% less than B. What is A's share in the amount? 2236 रुपए को 3 लोगों में बांटने, A, B, C में, इस प्रकार कि A को C से 25% ज़्यादा मिले और C को B से 25% कम मिले। सिंपल सा गेम है सर। ए, बी और सी है। क्या बोल रहे हैं? ए रिसीव्स 25% मोर देन सी, मतलब अगर सी को 4 यूनिट मिला होगा तो ए को 5 यूनिट मिलेगा, है ना। और क्या बोल रहा है? एंड सी रिसीव्स 25% लेस देन बी, अगर सी बी से 25% कम है, मतलब अगर इसका 4 है तो ये भाई साहब 3 होने चाहिए। अब देखो यहाँ पे ये 4 और यहाँ पे ये 3 कायदे से जम नहीं रहा ना कुछ बात। एक काम करते सर, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, C 12 बन जाएगा और आपका आंसर भी आ जाएगा। 3 का 5 गुना 15, 4 का 4 गुना 16 और C तो 12 है, तो A, B और C का जो रेशियो बन रहा होगा वो 15:16:12 का बन रहा होगा। अब टोटल कितना अमाउंट है? 15, 16, 31, 12, 43 या 16, 12, 28, 15, 43, 43 यूनिट के बराबर आपकी कितनी वैल्यू है? 2236। सबसे पहले देखो किससे आप कट सकते हो। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना है ना। एक बार देखो, पहले तो एक चीज़ देख लो, 5 ए रिसीव्स 25% मोर देन सी, 4 है 5 बन जाएगा। 43 को कट करके देखो कितना टाइम्स, 6 गुना कर दूँ तो 18, 25 ज़्यादा हो जाएगा, 5 गुना 5 या 15, 1, 21, ठीक है। 200 और 15, 215, 8 बच गया। 43 का 2 गुना 52, कितना यूनिट हो गया सर? 1 के बराबर कितना हो गया? 52। आपसे क्या पूछ रहे हैं कि किसकी, बता दो कि ए का शेयर कितना है। ए का 15 गुना चाहिए, मतलब 52 का 15 गुना, 520 तो मिलेगा ना, मिलेगा, प्लस में 260 और मिलेगा। 520 तो 10 गुना होगा और इसका आधा 260 कर दो तो 780 मिल रहा होगा भाई साहब को। नेक्स्ट, Pooja invest 13% of her monthly salary, that is ₹8554 in Mediclaim, मतलब 13% के बराबर 8554 रुपये वो मेडिक्लेम में लगा रही है। Later she invest 23% of her monthly salary on child education and she also invest another 8% of her monthly salary on mutual fund. What is total annual amount invested by Pooja? अब एक चीज़ बताओ, 13% यहाँ पे इन्वेस्ट किया। सबसे पहले मुझे क्या जानना है कि 13% के बराबर अगर 8554 है तो 1% के बराबर कितना? 13 का 6 गुना 678, कितना? 7 बच गया। एक सेकेंड, हाँ ये 5 है, हाँ तो 13 का फिर से कितना? 5 गुना 65, 10 बच गया। 13 का 8 गुना 104, तो 100% के बराबर कितना मिल जाएगा? 6, 5, 8 और 2 0 लगा दूंगा। ये पूजा की टोटल इनकम थी। अब इसमें से वो कितना कितना यूज़ कर रही है, देखो कितना सेव इन्वेस्ट कर रही है। 13% इसने यहाँ पे किया, 23% यहाँ पे किया, तो 23 और 13 कितना हो गया? 36, प्लस का 8% इसने इधर भी किया, 44, मतलब 44% आपको कैलकुलेट करना है अपॉन 100। 00 से 00 कटेगा। अब मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या सर? इसको मैं 4 से आराम से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? 4 का 8 गुना 32, 3, 4 का 5 गुना 20, प्लस का 3 23, 2 बच गया, 24 प्लस का 2 26। इसको 11 से मल्टीप्लाई करना आसान है। अब 2 और 3 5, 6 और 3 9, 6 और 2 8 और 2 28,952 रुपये खर्च कर रहा होगा। अब कुछ बच्चे जो नए बच्चे उनके दिमाग में ये चीज़ आया, ये कैसे मल्टीप्लाई किया?
तो जब भी किसी नंबर को आपको 11 से मल्टीप्लाई करना होता है, आप क्या करते हो, यूनिट डिजिट से स्टार्ट करो। पहले यूनिट डिजिट लिखा 2, 2 को उसके अगले नंबर से ऐड किया 3 5, अब इसको इसके अगले नंबर से ऐड किया 3 + 6 9, फिर 6 को उसके अगले नंबर से ऐड किया 6 + 2 8, और फिर एज इट इज़ जो आपका लास्ट नंबर था उसको लिख देना आपने। क्लियर? नेक्स्ट, Mr. Sarang invests 6% of his monthly salary, that is 2100 on insurance policy. He also invests 8% of his monthly salary on family mediclaim policy and another 9% of his salary on NSCs. What is total amount invested by Mr. Sarang? Mr. Sarang ने क्या किया, 6% इन्वेस्ट किया, 2100 रुपये के बराबर है। 6% अगर 2100 रुपये के बराबर है तो यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा, 35,000। 6 3 कटा रहा, 3 बच गया। 1% के बराबर 350, 100% के बराबर आपका कितनी वैल्यू जा रहा है, 35,000। बोल रहा है कि कितना इन्वेस्ट किया। 6% तो सारंग साहब ने किधर इन्वेस्ट किया, मेडिक्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी में। 8% मंथली सैलरी का फैमिली मेडिक्लेम, मतलब 14% इन्वेस्ट होगी, और प्लस का 9% इधर भी कर दिया, किसमें, एनएससी में, तो 23% इन्वेस्ट किया। तो 35,000 का मुझे कितना परसेंट कैलकुलेट करना है, 23%। तरीका अलग नहीं होना चाहिए। 35 का 20% कितना होगा, 70, मतलब 35,000 का 20% 7,000, और 35,000 का 3% कितना होगा, 1050। 1% 350, 3% 1050। 7,000 में 1050 ऐड किया, 8,050। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जम रही है बात? अब आप खुद चेक करना ये कितना कितना सॉल्यूशन लगता है, कितना मतलब सॉल्यूशन में कितना टाइम लगता है आपको। Mrs. Jain invested 14% of her monthly salary, that is 7,014 in insurance policy. Later she invests 21% of her monthly salary on family mediclaim. Also she invests another 6.5% of her salary on mutual fund. What is total annual amount invested by Mrs. Jain? एकदम सिमिलर क्वेश्चन है। पहले इसने कितना खर्च किया, 14%। सर 14% बराबर किसके, 7,014 के। 14 का 5 गुना 70, 0, 14 का 1 गुना 14। 100% के बराबर कितना, 50,100, ये हो गया। अब इसमें देखो कितना, पहले 14% इन्वेस्ट किया किस पे, इंश्योरेंस पॉलिसी पे, बाद में 21% किस पे खर्च किया, फैमिली मेडिक्लेम पे। तो 21 और 14 35, और बाद में इधर कितना खर्च कर दिया, 6.5%, मतलब 41.5% खर्च कर दिया म्यूचुअल फंड पे। तो आपको लॉजिकली क्या निकालना है, इसका 41.5% ही तो निकालना है ना। इसका 40% कितना हो जाएगा, सबसे पहले अगर 40% निकालने की कोशिश करोगे तो देखो 40% मतलब 2/5 होता है, 5 से उड़ा दो इसको, 10 और 200 20, 10 और 20 निकलेगा ना, 1020। दस 10,020, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो सर, 20,040 प्लस आपको कितना निकालना है, 1 सेकंड रुक जाओ, 1 सेकंड रुक जाओ। देखो 40% निकाल दो पहले, 50,000 इसका निकालोगे, 40% आपकी कितनी वैल्यू चली जाएगी, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 4 1 जा 4 0, 2,040 20,040 प्लस 1.5% आपको ऑल कैलकुलेट करना है। सर इसका 1% कितना होगा, 501 होगा, ठीक है, और 0.5% इसका आधा होगा, 250.5 कर दो, ये ऐड कर दो। तो देखो आंसर तो आपका लॉजिकली नन ऑफ दिस जाएगा, क्यों, क्योंकि डेसिमल में आंसर जा रहा है। तो पहले अगर 560 कितना हो जाएगा आपका, 751.5 इसमें ऐड कर दो, तो आपको मिल जाएगा 2,791.5, क्योंकि 40 इधर का भी है। तो राइट आंसर आपका क्या बन रहा होगा, नन ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ जरा। रीता इन्वेस्टेड 25% मोर देन सुनील। सुनील इन्वेस्टेड 30% लेस देन अभिनव, हु इन्वेस्टेड ₹66,000. What is the respective ratio between the amount that Rita invested and total amount invested by all of them together? अब मुझे एक चीज़ बताओ, इसमें ज़रूरत है क्या 6,000 को कैलकुलेट करने की भी? क्या बोल रहा है, रीता ने इन्वेस्ट किया कितना, सुनील से 25% ज़्यादा।
तो रीता और सुनील के बारे में अगर मुझे जानना है तो मैं बोल सकता हूँ कि सुनील ने अगर 4 यूनिट किया होगा तो रीता ने 1 यूनिट ज़्यादा 5 यूनिट किया होगा। ठीक, आगे बोल रहे सुनील इन्वेस्टेड 30% लेस देन अभिनव। तो सुनील और अभिनव के बीच में भी एक रिलेशन आ रहा है। 30% कम करने का मतलब है अगर इसने 10 किया होगा तो सुनील ने 7 किया होगा। 10 का 30% 3 कम कर दिया तो 7 किया होगा। सुनील यहाँ पे 4 कर रहा है, यहाँ पे 7 कर रहा है, तो एक काम करते हो इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो 7 का 5 गुना 35, 7 का 4 गुना 28 और 4 का 10 गुना 40। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल कितना इन्वेस्ट हुआ है तो आप यही तो बोलोगे कि 35, 40 और 28 टोटल इन्वेस्टमेंट है। तो 35 और 8 40 और 20 60, मतलब यहाँ से कितना मिल गया 63 प्लस का 40 103 टोटल है। और किसके साथ कंपेयर करना है टोटल का? रीता के साथ। तो रीता कितना है 35 है, तो क्या बन जाएगा सर 35:103। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, इतना तो नहीं निकालेंगे, यहाँ तक पहुँच जाएंगे, अब फिर 40 को 6000 से बराबर करेंगे, वहाँ से 1 यूनिट के बराबर मिल जाएगा उनको 15, 150 मिल गया, सॉरी 15 ही मिलेगा, 15 का 4 गुना 60, 150। अब 150 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे, 150 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एक एक चीज़ों को रिलेट करेंगे। जब मुझे रेशियो ही पूछ रहा है, एग्जैक्ट वैल्यू पूछ ही नहीं रहा, तो मुझे एग्जैक्ट की ज़रूरत क्या है? एग्जैक्ट तो मुझे तब चाहिए होगा जब मेरे से एग्जैक्ट क्वेश्चन डिमांड कर रहा होगा। नेक्स्ट, Dipti invests 11% of her monthly salary, that is 5,236 in fixed deposit. Later she invests 19% of monthly salary on life insurance policy. Also she invests another 7% of her monthly salary on mutual fund. What is the total annual amount invested by Dipti? अब ध्यान से देख लो, मंथली सैलरी का 11%, मंथली सैलरी का 19% और मंथली सैलरी का 7%। 11% के बराबर अगर 5236 है तो सर 100% पहले निकालना जरूरी है। 11 का 4 गुना 44, 8 बज गया, 3 तरह 11 का 7 गुना 77, 6, मतलब आपका 100% अमाउंट कितना है 47,600 रुपये। इसमें से आपको क्या कैलकुलेट करना है, 11% यहाँ से कर लिया, 19% यहाँ से, मतलब 30% प्लस का 7, 37%। इसका अगर मैं 37% निकालने जाऊँ, बेस्ट तरीका क्या है सर, 40% निकाल लो, 3% माइनस कर लेंगे। 40% निकालना आसान है, 0, 4 का 6 गुना 24, 2, 4 का 7 गुना 28, 2, 30, 3, 4 का 4 गुना 16, 3, 19। 19,040 में से मुझे 3% मतलब 476 का 3 गुना माइनस करना है। 3 6 18, 7 21 1 22, 2, 4 12 2 14, कर लो जरा माइनस। 10 में से 8 गया 2, 4 में से 3 में से 2 गया 1, 10 में से 2 गया 8, 18 में से गया 17, 17,812 रुपये अभी आ रहा है। 812 या 612, एक सेकंड रुको। 10 में से 8 गया 2, 3 में से 2 गया 1, ठीक है, 10 में से 2 गया, ठीक है, 17,812 आ रहा है। अब कुछ बच्चे देखेंगे सर 17,612 है, 35,000 है, बट 17,812 नहीं, नन ऑफ दिस टिक कर देते हैं। छोटी सी गलती है, आपने कैलकुलेट किया मंथली, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है एनुअली, मतलब आपको इसको मल्टीप्लाई तो करना होगा ना 12 से, कर दो। 12 दूनी 24, 2 बच गया, 12 कम 12, 2 14, 1 बच गया। 12 8 96 प्लस का 1 7, 97, 9 बच गया। 12 का 7 गुना 84 प्लस का 9, 93, 12 कम 12 9 21, 21,003, 2,13,744 रुपये। एक सेकंड, 12 दूनी 24, कुछ गलत कर रहे हो क्या? 4 मल्टीप्लाई चेक कर लेते, 4 24 19, 3 18, 10 में से 8 गया 2, 3 में से 2 गया 1, 10 में से 2 गया 8, ठीक है, 2,13,744 रुपये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आ जाओ। In a class of 80 students, each student got sweets that are 15% of the total number of students. How many sweets were there? टोटल क्लास में बच्चे कितने? 80 बच्चे। हर एक बच्चे को नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का 15% मिला है, मतलब 80 का 15% कितना होता है? 12।
80 का 15% अगर कैलकुलेट करोगे तो कितनी वैल्यू आएगी, 12 ही आएगी ना। तो अगर 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितनी वैल्यू चली जाएगी आपकी, 12 8 96, मतलब 960 टोटल स्वीट्स वहाँ पे क्या हो रहे होंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो रहे होंगे। क्लियर है? So option number E is the right answer. Next, in a class of 50 students and 5 teachers, each student got sweets that are 12% of number of students and each teacher got sweets that are 20% of number of students. How many sweets were there? क्लास में 50 बच्चे हैं, 5 टीचर हैं, हर एक स्टूडेंट को टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का 12% क्या मिला है, स्वीट्स मिले हैं। हर एक टीचर को टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का कितना, 20% स्वीट्स मिला है। स्टूडेंट टीचर, स्टूडेंट कितने, 50, 50 का 12% कितना होता है, 6, मतलब यहाँ पे कितने डिस्ट्रीब्यूटिव स्वीट्स, 300। टीचर कितने, 5, 50 का 20% कितना होता है, 1/5 मतलब 10, मतलब यहाँ से आपने कितने डिस्ट्रीब्यूट किए, 10, तो 5 का 10 गुना 50, मतलब 300 इधर और 50 इधर। टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स कितने डिस्ट्रीब्यूट हो गए, 350। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। उम्मीद है क्लियर होगा। नेक्स्ट देख लो, थोड़ा सा ये ब्लैक है बट एक ही क्वेश्चन है। इन अ क्लास ऑफ 80 स्टूडेंट एंड 5 टीचर, ईच स्टूडेंट गॉट स्वीट्स दैट आर 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड ईच टीचर गॉट 25% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। हाउ मेनी स्वीट्स वर देयर? बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। 80 स्टूडेंट था, 15% मतलब 15 का 8 गुना 12, तो यहाँ पे 12 स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे, मतलब 960 स्टूडेंट्स को मिल जाएगा। प्लस 5 टीचर थे, 25 मतलब 20 यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होगा। 80 का 20%, 25% 20 होगा ना, तो 20 का 5 टाइम्स 100, तो 960 प्लस का 100, 1060। क्लियर है? A candidate appearing for an examination has to secure 35% marks to pass, but he secured only 40 marks and failed by 30 marks. What would be the maximum marks of test? एक स्टूडेंट को एग्जाम में पास होने के लिए कितना चाहिए होगा, 35 मार्क, बट उसने क्या किया, सिर्फ 40 नंबर स्कोर किया और इसकी वजह से वो 30 नंबर से फेल हो गया। तो कहीं ना कहीं मैं ये बोल सकता हूँ कि पास नंबर होने के लिए कितना चाहिए होगा, 70, 40 नंबर इधर का और 30 नंबर इधर का, लेकिन पास होने के लिए टोटल स्कोर कितना चाहिए था, 35%। तो 35% के बराबर अगर 70 है तो 100% के बराबर कितना हो जाएगा आपका, 200। ये सब आरआरबी क्लर्क लेवल का क्वेश्चन है, इसको किसी भी एग्जाम के पीओ में मत कंसिडर कर लेना। और इसमें भी अब थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन आने लगा। राजा गॉट 76% मार्क्स एंड सीमा गॉट 480 मार्क्स इन अ टेस्ट। एक टेस्ट में राजा को कितना मार्क्स मिला है, 76%, सीमा को कितना मार्क्स मिला है, 480 मार्क्स। द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द टेस्ट इज इक्वल टू द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय राजा एंड सीमा टुगेदर। हाउ मेनी मार्क्स डिड राजा स्कोर इन द टेस्ट? ध्यान से देखो क्वेश्चन को। बोल रहा है कि राजा को मिला कितना, 76%, ठीक है, प्लस सीमा को कितना मिला, 480%। एग्जाम क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये दोनों जो है ना वो एग्जाम के मैक्सिमम मार्क्स के बराबर है। किसी एग्जाम का मैक्सिमम मार्क्स कितना हो सकता है, 100% ही होता है ना। अगर 76% ये पहले से है तो कहीं ना कहीं 480 कितने परसेंट के बराबर होगा, आप ही बता दो सर, 24% के बराबर होगा कि नहीं होगा? 76 और 24 तभी जाके 100 बनेगा। तो अगर 24% के बराबर 480 है तो 101% के बराबर आपको कितना मिल जाएगा, 20। 100% के बराबर आपको क्या मिल जाएगा, 2000। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, on a test consisting of 150 question, Rita answered 40% of the first 75 question correctly. What percent of the other 75 question does she need to answer correctly for her grade on the entire exam to be 60%? टोटल कितना था, 150 नंबर के क्वेश्चन थे, ठीक है।
इसमें से पहले 40%, 150 का पहला जो 40% आप कैलकुलेट करोगे तो कितने बनते हैं 60। इसका 75% किसने सही दिया, आंसर रीता ने सही दिया। तो 75% का मतलब कितना हो जाता है, 60 का 75% कैलकुलेट करो मतलब 45, 3/4 करोगे ना, मतलब 45। तो इसके यहाँ से सही हो गया। अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि इसको टोटल कितना करेक्ट करना है, ओवरऑल का 60%। तो मतलब 150 का 60% मतलब 90, इसको सही चाहिए। 45 वो ऑलरेडी सही कर चुकी है। तो अब जो बचेगा 90 क्वेश्चन, 60 तो पहले अटेम्प्ट किए, अब ये जो 90 क्वेश्चन बच रहा है इसमें से इसको कितना करेक्ट करना पड़ेगा, 45 ही तो करेक्ट करना पड़ेगा। तो अगर 90 में 45 करेक्ट करना है तो आप ये बोल सकते हो कि 50% करेक्ट करना है भैया। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी। बोल रहा है ना कि कितना परसेंट ईसी नीड्स टू करेक्ट फॉर अ ग्रेड ऑन द एंटायर एग्जाम टू बी 60%। तो बचे हुए क्वेश्चन में से उसको सिर्फ 50% क्वेश्चन सही करना है। देखो इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन भी आया कि नहीं आया। इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन रेयरली आपको क्लरिकल एग्जाम में देखने को मिलेगा, ये एग्जाम में ज़्यादातर आते ही है। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, वन गॉट 52% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स, 25% ऑफ द वोट्स वर इनवैलिड, द टोटल नंबर ऑफ वोट्स वर 8400, हाउ मेनी वैलिड वोट्स डिड द अदर पर्सन गॉट। ये तो फिर भी आप आसानी से कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना जब भी आप वोटिंग रिलेटेड क्वेश्चन बना रहोगे आपके पास वो ट्री चार्ट होना चाहिए इलेक्शन बेस्ड। कैसे सर, एक होता है इलेक्शन का क्या, सबसे पहले जब इलेक्शन होता है तो क्या होता है, वोटिंग लिस्ट आती है, क्या लिस्ट आती है ना, ठीक है। जितने लिस्ट में होते हैं क्या सभी के सभी अपीयर हो पाते हैं, कुछ लोग वोट कास्ट नहीं करते, जिसको बोलते हैं वोट डिड नॉट कास्ट, कुछ लोग वोट कास्ट करते हैं। अब जिन लोगों ने वोट कास्ट करी है उसमें से कुछ वैलिड हो जाते हैं, कुछ हो जाते हैं इनवैलिड। अब जितने वैलिड वोट्स होते हैं इसमें से विनर भी डिसाइड किया जाता है और लूजर भी इसी इधर से डिसाइड होता है। क्या बोल रहे, टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने थे, 8400 थे, डाल दो इधर। 25% ऑफ द टोटल वोट्स वर इनवैलिड। अगर मैं इसका 25% वोट इनवैलिड कर दूं तो मैं बोल दूंगा 2100 वोट इनवैलिड है, तो वैलिड कितना है, 6300 है, हाँ या ना। अब बोल रहा है इसका कितना परसेंट, 52% किसको मिला है, विनर को मिला है, तो लूजर को कितना मिलेगा, इसका 48% मिलेगा क्या। और क्वेश्चन क्या बोला है, हाउ मेनी वैलिड वोट्स डिड द अदर पर्सन गेट। एक को अगर 52 मिला तो दूसरे को 48 मिलेगा ना सर। 48 कितना होता है, 50% का दो कम, तो 6300 का मैं अगर 50% कैलकुलेट करूं तो कितना 3150 मिलेगा, प्लस 2% कम करना है, मतलब 126 मुझे कम करना है, इसमें से कम कर दो, 10 में से 6 गया 4, 4 में से 2 गया 2, 30 इधर, मतलब 3024 वोट किसको मिला है, लूजर को मिला या फिर अदर पर्सन को मिला है। क्लियर है। ये चार्ट अगर आपको समझ में आ गया है तो फिर आपको दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी कभी इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन को देखने के भी और फिर सीखने के भी। एक बार चार्ट सीखा आपने, किसी भी टाइप के क्वेश्चन आप पुट कर सकते हो इस पर। चार्ट के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी थी इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन का, आप चाहो तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके सर्च कर लेना इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन बाय विजन बैंकिंग, आपको दिख जाएगा। नेक्स्ट देख लो, इन अ कॉलेज इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, one candidate got 55% of the total valid votes, 15% votes were invalid. If the total votes were 15,200, what is the number of valid votes the other candidate got? Similar question है, सिर्फ डेटा चेंज है। सर लिस्ट आएगी, पहले वोटिंग लिस्ट आएगी, फिर क्या होगा, कुछ लोग वोट कास्ट नहीं करेंगे, VDC कहलाएंगे, कुछ लोग वोट कास्ट कर लेंगे। जो वोट कास्ट करेंगे इसमें से कुछ वैलिड होगा, कुछ आपका इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, जो वैलिड होगा इसी में से विनर मिलेगा, इसी में से लूजर मिलेगा। ये पता है कि विनर को 55% मिला है, तो ऑब्वियसली बात है लूजर को 45% ही मिलेगा। कितने वोट्स थे टोटल, 15,200। बोल के रहा है कि 15% क्या हो गया, इनवैलिड हो गया। 15% इनवैलिड होने का मतलब 1520 प्लस का कितना चला जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो 30, 15 दूनी 30, 3
बच गया, 15 का 5 गुना 75 प्लस का 3 78 7, 15 कम 15 7 22। तो 15,200 में से 22,800 वोट क्या हो गया आपके, इनवैलिड हो गए। वैलिड कितने होंगे सर, इसमें से इसको माइनस कर दो, 0 का 0, 10 में से 8 गया 2, फिर 11 में से 2 गया 9 आपका, और इधर कितना बच गया, 14 में से 2 गया 12। एक बार देख लो, 12 2 14, 9 2 11 15, 200, ठीक है। 12,920 वोट टोटल वैलिड है। अब आपको बताने कि लूजर को कितना वोट मिला होगा, 45%। इसका 50% और 5% कम कर लेंगे तो काम बन जाएगा क्या अपना, बिल्कुल बन जाएगा। देखो 6460 बनेगा ये, 12 2 का 4 गुना 8, ठीक है। 6460 में से ये 50% के बराबर अगर 6460 है तो 5% क्या 646 बनेगा क्या इसका, हाँ या ना बता दो मेरे को। किसी नंबर का 50% अगर 6460 है तो उसी नंबर का 5% 1 0 तो कम करना है। 10 में से 6 गया 4, 15 में 5 में से 4 गया 1, 64 में से 6 गया 58, तो 5814 बन रहा है आपका क्या, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आ जाओ, पैटर्न चेंज। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन वॉज 48,600. It increased by 25% in the first year and decreased by the 8% in the second year. What will be the population of the town at the end of second year? टाउन की पॉपुलेशन कितनी है, 58,600 है, सॉरी 48,600, 48,600 है। पहले साल में क्या हो रहा है, 25% से बढ़ रहा है। 25% से बढ़ने का मतलब 4 से 5 हो जाना, तो 5/4 कर लिया। दूसरे साल क्या हो रहा है, 8% से कम हो रहा है, मतलब 100 से 92 हो जाना, और 100 से 92 होना मतलब 23/20 कर देना। 4 × 12, 4 दूनी 8 1 9। कट सकता है क्या, कटेगा सर। 0 से 0 पहले निकाल दो, फिर क्या करना है, 4 का 2 गुना 8 से उड़ा दो, 8 6 जा 48। एक सेकंड कटेगा नहीं क्या ये, 4 दूनी 8 है ना, 60 से तो कटेगा 15, फिर 2 से नहीं कटेगा, डेसिमल जाएगा। 1 सेकंड 48,600 था। यहाँ पे तो आपका 5/4, ये हो जाएगा 23/20, 92/100 को किया। इधर आ जाओ, कितना था 48,600, 0 से 0 निकाल दो, 4 से निकाल दो, 1215 आ रहा है इधर आपका, है ना। एक काम करो, पहले इसको मल्टीप्लाई करो, फिर 2 से डिवाइड कर लेंगे अपन, क्योंकि अगर 2 से डिवाइड कर, अगर मान लो इधर कर भी लोगे, देखो 2 6 12, 0 आएगा, 2 7 14 1 15, इससे अब मल्टीप्लाई करो, कटेगा। 5 का 5 गुना 25, 2 बच गया, 5 7 जा 35 प्लस का 2 37, 3 बच गया, 5 का 6 गुना 30। इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है 23 से। अब मुझे नहीं पता आंसर कितना आ रहा है, आपको भी नहीं पता होगा शायद, लेकिन एक चीज़ तो पक्की बात पता है, अगर डेसिमल में आंसर जा रहा है, मेरे पास एक भी ऑप्शन नहीं है जो डेसिमल में है। आंसर कुछ भी हो, नन ऑफ दीज बन रहा होगा आपका आंसर। आ रही है बात समझ में? तो ज़रूरी नहीं होता है कि आप हर क्वेश्चन के एग्जैक्ट सॉल्यूशन तक पहुंच पाओ। आपने इतना करा, आपको आपके दिमाग में ऐसा हिट करना चाहिए डेसिमल में आंसर जा रहा है, और कोई भी क्वेश्चन डेसिमल में नहीं है, ऑप्शन डेसिमल में है ही नहीं हमारे पास, तो आंसर मेरा क्या बन रहा होगा, डेफिनेटली नन ऑफ दीज ही बन रहा होगा। Next, in a mixture of milk and water, the proportion of water by weight was 75%. If in the 60 gram of mixture 15 gram was added, what would be the percentage of water? Okay, क्या बोल रहे हैं, मिल्क और वाटर का मिक्सचर, इसमें क्या है 75% क्या होता है, वेट से वाटर होता है। 75% मतलब 3/4। तो मैं बोल सकता हूँ अगर मिक्सचर में मिल्क और वाटर की बात करेगा तो अगर 3 यूनिट वाटर होगा तो 1 यूनिट मेरा क्या होगा, मिल्क हो रहा होगा। अब क्या बोल रहा है कि इफ इन द 60 ग्राम ऑफ मिक्सचर 15 ग्राम ऑफ वाटर वॉज एडेड, तो अगर 60 ग्राम का मिक्सचर है तो इसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, 4 के बराबर 60 मतलब 1 के बराबर 15, 15 मिल के आपका 45 आपका वाटर हो जाएगा 60 वाली मिक्सचर से अगर आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो। अब आपको क्या पता, आपने इसमें क्या ऐड कर दिया, प्लस 15 ग्राम वाटर ऐड कर दिया, तो भैया 15 यूनिट तो आपका मिल्क हो गया,
60 यूनिट आपका ये हो गया। मतलब ओवरऑल 75 में से आपका 60 क्या है, वाटर है। तो पूछ रहे वाटर का परसेंटेज बताओ, 60/75 है। 15 का 4 गुना, 15 का 5 गुना, 4/5 मतलब कितना परसेंट होता है, 80%। नन ऑफ दिस इज द राइट आंसर। Find a single equivalent increase if a number is successive increased by 10%, 20%, 25%। अब देखो यहाँ पे फंसते हैं बच्चे। अगर मैं आपको बोलता कि आप बोलते हो पहले 10% का चेंज हो रहा है, फिर 10% का हो रहा है, आप बड़े तगड़े तरीके से लगा देते हो। कैसा अप्रोच, पहले 10 + 10, फिर 10 का 10 गुना 100 अपॉन में 100, यही लगाते हो ना। एक इधर से 10 10 20 और एक 21 आता है। ईमानदारी से बताना, यही लगाते हो ना अप्रोच, मत लगाना आज के बाद। एक मेथड सीखो, हर क्वेश्चन को उस पर सॉल्व करने की कोशिश करो। इंक्रीज हो रहा है ना 10% का, जब पहली बार इंक्रीज हुआ होगा तो इनिशियली और फाइनली कुछ वैल्यू बनती है। 10% इंक्रीज हुआ होगा तो 10 से 11 हो गया होगा। दूसरी बार क्या हुआ, 20% इंक्रीज हुआ, मतलब 5 से 6 हो गया। तीसरी बार क्या हुआ, 25% इंक्रीज हुआ, मतलब 4 से 5 हो गया। अब देखो अगर डायगनली कुछ कैंसिल हो रहा है, काट दो। 5 से 5 उड़ा दिया सर, 2 का 3 गुना 6 उड़ा दिया, 2 का 2 गुना 4 उड़ा दिया। कितना मिल गया इधर, इधर 20, इधर कितना मिल गया 33। मतलब इनिशियली अगर मेरे पास 20 यूनिट पैसा हुआ होगा तो बाद में ये 33 यूनिट हो गया। कितना बढ़ गया सर, 13 रुपये बढ़ गया। ये 13 यूनिट बढ़ गया, किस पे, 20 पे। तो 13 20 का कितना परसेंट है, कैलकुलेट कर लो। 20 का 5 गुना 100, 13 का 5 गुना 65, 65%। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट, द प्राइस ऑफ राइस हैज बीन इंक्रीज्ड बाय 20%। बाय व्हाट परसेंट शुड संजय रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ राइस in the family so that expenditure on rice remains the same as before the increase in price of rice। बोल रहा है कि प्राइस जो है राइस का वो कितना हो गया, 20% से बढ़ गया। तो खपत को कितना कम कर दे ताकि जितना पहले खर्च हो रहा था उतना ही खर्च अभी भी हो। ठीक है, एक चीज बताओ, इसका पहले कॉन्सेप्ट सीख लो। मान लो आप 100 रुपये लेके गए मार्केट, ठीक है, 20 रुपये केजी आपका चावल है, आपको कितना मिलेगा, 5 केजी। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है किसके, इसके। अब अगर प्राइस बढ़ेगा तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, अगर एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो भी कंजम्पशन बढ़ेगा तो भी एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। तो प्राइस इनटू कंजम्पशन इक्वल्स टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है ना। तो प्राइस का डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ है, एक्सपेंडिचर के साथ। कंजम्पशन का डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ है, एक्सपेंडिचर के साथ। लेकिन जब प्राइस और कंजम्पशन का रिलेशन होगा तो वाइस वर्सा रिलेशन होगा, प्राइस मल्टीप्लाइड बाय कंजम्पशन इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर होता है। तो प्राइस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके बनेगा, एक्सपेंडिचर के बनेगा। कंजम्पशन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बनेगा, एक्सपेंडिचर के बनेगा। प्राइस किसके, अगर कंजम्पशन के बारे में बात करो तो वैसे वर्सा होगा। कब, जब इस केस में कंजम्पशन कांस्टेंट होगा, इस केस में प्राइस कांस्टेंट होगा, इस केस में कंजम्पशन कांस्टेंट होगा। आ रही है बात सब, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट होगा। तो आ जाओ जरा लॉजिकली, इस क्वेश्चन में कांस्टेंट क्या है, एक्सपेंडिचर। जितना पहले हो रहा था उतना भी अभी भी हो रहा है। ठीक है, देख लो प्राइस के ले लो, मुझे पता है प्राइस और कंजम्पशन मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा, एक्सपेंडिचर। इनिशियली और फाइनली। एक चीज बताओ, एक्सपेंडिचर जितना पहले उतना अभी भी है ना, 1:1 का ही रेशियो है ना। प्राइस में क्या है, 20% की बढ़ोतरी होगी, मतलब 5 से प्राइस बढ़ के कितना हो गया, 6। तो अभी पढ़ा है ना आपने कि प्राइस कंजम्पशन का वैसे वर्सा होगा। अगर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट होगा तो एक्सपेंडिचर तो कांस्टेंट है, तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे 6 और यहाँ पे 5 डालना पड़ेगा, तभी ये दोनों चीज़ें बराबर होंगी। तो कंजम्पशन पहले आपका 6 यूनिट था, अब आपका कंजम्पशन कितना हो गया, 5 यूनिट हो गया। तो बोल रहा है कि बताइए कंजम्पशन ऑफ राइस इन द फैमिली सो दैट एक्सपेंडिचर कितना परसेंट से कम करना पड़ा, 6 था, 1 कम करना पड़ा, किस पे, 6 पे। तो कितनी वैल्यू चली जाएगी सर, 16 होल 2/3%। यही जाएगा क्या,
16 × 48 50, हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख लो, एन आर्टिकल सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन मार्क प्राइस। मार्क प्राइस मतलब ये कहीं ना कहीं आपके प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस में ही देख रहे होंगे इसको, इसके साथ लेने की भी जरूरत नहीं है। पर स्कोर वाला क्वेश्चन आपने पहले ही बनाया था। इन एन एग्जामिनेशन इट इज रिक्वायर्ड टू गेट 256 ऑफ द टोटल मैक्सिमम एग्रीगेट मार्क्स टू पास। कितने नंबर चाहिए? 256। ए स्टूडेंट गेट्स 192 मार्क्स एंड इट डिक्लेयर फेल्ड। The difference of mark obtained by the student and the required to pass is 10%. What are the maximum aggregate marks a student can get? क्या बोल रहा है? एग्जाम में पास होने के लिए कितना स्कोर चाहिए? 256 है ना। उसके बाद क्या बोल रहा है? एक स्टूडेंट को 192 मिला है, लेकिन अभी भी वो 10% से फेल हो रहा है। मतलब यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो कितने परसेंट के बराबर है? 10% के बराबर है। तो 192 में कितना ऐड करना पड़ेगा? 8 इधर और 56 इधर, मतलब 64 ऐड करना पड़ेगा, तभी जाके 192 में अगर आप 64 ऐड करोगे तभी तो बनेगा 256। तो अगर 10% के बराबर 64 है तो 100% के बराबर कितना मिल जाएगा? 640। अब आप खुद एनालाइज कर रहे होगे कि जितना बड़ा क्वेश्चन होता है ना वो सिर्फ डराने के लिए होता है, वो आपको ऐसा दिखाता है कि लेंथी क्वेश्चन है, बट सॉल्यूशन उतनी ही छोटे से कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व हो रहा होता है। देखो नेक्स्ट, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट 60% ऑफ वोटर्स कास्ट देयर वोट, आउट ऑफ विच 4% ऑफ वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। ठीक है सर, अ कैंडिडेट गॉट 7344 वोट्स विच वर 75% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स। Find the total number of votes enrolled in the election. Again election based question है, आपको कुछ नहीं करना है, वो चार्ट बना लेना है बस। एक होता है क्या? वोटिंग लिस्ट। ठीक है, इसमें से कुछ लोग वोट कास्ट ही नहीं करते, जिसको VDC बोलते हो, कुछ कास्ट कर देते, वोट कास्ट हो जाते हैं। जिन्होंने वोट कास्ट किया इसमें से क्या होता है? एक होता है वैलिड, एक होता है इनवैलिड। जो वैलिड वोट्स होते हैं इसमें से विनर आता है और इसमें से लूजर आता है। अब पढ़ो क्या बोल रहा हूँ। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 60% ऑफ द कैंडिडेट्स वोटर्स कास्ट देयर वोट्स। भैया कितने? 60% नहीं कास्ट किया, मतलब कितना? 60% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है? 3/5। मतलब अगर टोटल कितने यूनिट वोट थे? 5, तो इसमें से 2 लोगों ने वोट ही नहीं कास्ट किया, सिर्फ 3 यूनिट लोगों ने वोट कास्ट किया। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहे हैं? 4% इनवैलिड भी हो गया। अब देखो 2 तरीके हैं, या तो मैं चाहूँ इसको 5 को 500 बना दूँ, 2 को 200 बना दूँ और 3 को 300 बना दूँ, ताकि मेरे लिए कैलकुलेशन आगे का आसान हो जाए। 300 का 4% इनवैलिड हुआ ना, तो कितना परसेंट? 300 का 4% कितना? 12। तो 278 तो वैलिड हुआ होगा, 288। अब क्या बोल रहे हैं? ए कैंडिडेट गॉट 7344 वोट्स विच वर 75% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स। इसका 75% वोट्स कितना है? 7344। सर 2344, सॉरी 2000 नहीं 7000। एक को 75% मिला है ना, हाँ या ना? देखो एक को 75 मिला है तो दूसरे को कितना मिलेगा? सर 25 ही मिलेगा। तो कहीं ना कहीं मैं ये बोल सकता हूँ कि इसका 1/3 मिला होगा। अगर एक को 7344 मिला है तो इसका 1/3 इसको मिलेगा। कर लेते हैं, कितना होगा सर? 3 से डिवाइड करो, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 का 4 गुना 12, 1 बचा, 3 का 4 गुना 12, 2 बचा, 3 का 8 गुना 24। इतना वोट मिला होगा उसको। 8 और 4 12, 1, 4 4 8 1 9, 4 और 3 7, 7 और 2 9, मतलब टोटल कितने हो गए? 9792 वोट। वो किसके बराबर है? वैलिड वोट्स के बराबर है। क्वेश्चन किससे पूछ रहा है? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स इनरोल्ड इन द इलेक्शन, मतलब 500 यूनिट के बराबर आपसे पूछ रहा है। तो अगर 9792 कितने के बराबर है? 288 के बराबर है। पूछ किससे रहा है आपका? 500 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो 9 से तो कटेगा, 9 तिया 27, 1 9 दूनी 18, 9 1 कम 9, 0 बचा, 9 8 72 और 9 8 72 और कटेगा 8 8 16 1 17। किसी से उड़ा सकते हो क्या? 16 से उड़ेगा,
16 कट जाएगा, देखो 16 टू 32, 16 का 6 गुना 96, 12 16 का 8 गुना 28, 2 से उड़ा दिया 34, और 34 को जब आप 500 से मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर क्या बन रहा होगा, 70,000। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका, 17,000। नेक्स्ट देख लो, समर स्पेंड 52% of his monthly salary on household expenditure and 23% miscellaneous expenditure. If he had left with 4500, what is his monthly salary? 52% इधर खर्च कर लिया, 23% इधर खर्च कर लिया, तो 75% तो खर्च कर लिया ना भाई साहब ने, कितना बचेगा 25%। 25% के बराबर अगर 4500 रुपये है तो 100% के बराबर कितना, इसका 4 गुना कर लो 18,000। ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ दीज। ये सब तो क्लर्क लेवल के क्वेश्चन। एक क्वेश्चन जो पैटर्न आता है वो इस तरीके से आता है, इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट 40% कैन स्पीक ओनली हिंदी, 25% कैन स्पीक ओनली इंग्लिश एंड रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट कैन स्पीक बोथ द लैंग्वेजेस। हाउ मेनी स्टूडेंट कैन स्पीक इंग्लिश? इसको बनाने का जो सबसे बेस्ट अप्रोच आपका होता है वो होता है वेन डायग्राम। देखो देख लो, मैंने क्या माना कि जो मेरा वाइट वाला है ना वो क्या है, इंग्लिश का है, और ये येलो वाला हिंदी का है। क्या बोले, 40% कैन स्पीक ओनली हिंदी, मतलब 40% वाला पार्ट ये होगा जो सिर्फ ये वाला आपको पार्ट दिख रहा है जो सिर्फ और सिर्फ येलो में है। 25% नोस इंग्लिश, मतलब 25% वो होगा जो केवल और केवल वाइट में है। तो अगर 40% इधर हो गया, 25% इधर हो गया, तो कितना होगा, 40 और 25 65, बच कितना गया 35%। 35% बच्चे ऐसे होंगे जो इंग्लिश के साथ साथ हिंदी या हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी जान रहे होंगे। तो टोटल कितने बच्चे हो गए आपके पास जो इंग्लिश जानने वाले हैं, 25% इधर से, 35% इधर से। ये तो नहीं बोला कि केवल इंग्लिश, बोले इंग्लिश कितने जान रहे हैं, तो 35% भी जान रहा है, 25% भी जान रहा है, मतलब टोटल 60% स्टूडेंट जान रहे हैं इंग्लिश को। कितने का, 60 का। 60% कैलकुलेट करोगे 60 का तो 36, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, A, B and C invested in a business in the ratio of 3:2:5 respectively. If A earns 100% more profit than B and C earns 40% more profit than B, then what is the share of B in the profit? ध्यान से देखो क्या बोल रहे हैं, A, B और C है, किस रेशियो में इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, 3:2:5 है। आगे बोल रहे कि इनका प्रॉफिट जो बटा है वो ए को 100% ज़्यादा मिलेगा इससे बी से, मतलब अगर ए का 1 होगा तो बी का 3 होगा, बी का अगर 1 होगा तो ए का 3 होगा। सी को 40% मिला है बी से। यहाँ तक तो ठीक है, अगर शेयर की बात होगी तब तक नहीं पता चलेगा। क्या इस क्वेश्चन में हमें टाइम के बारे में बताया गया क्या, कि अगर टाइम है क्या, तो जब भी पार्टनरशिप का क्वेश्चन बना रहे होते हैं अपन, परसेंटेज पे भी बने, उसमें 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट और टाइम। ये तीनों चीज़ें मालूम होनी चाहिए, तब आप जाके एग्जैक्ट वैल्यू बता पाओगे, नहीं तो आप सबका एक रेशियो बता पाओगे। समझ रहे हो, अगर मैं यहाँ पे टाइम कैलकुलेट कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास प्रॉफिट का रेशियो है ना, ए बी सी के प्रॉफिट का रेशियो है। क्या है कि बी अगर ए है तो सी 3 होगा, सी अर्न्स 40% मोर देन बी, सी इससे 40% ज़्यादा कमा रहा है, मतलब ये अगर कितना है आपका 5 है तो ये 7 होगा। तो लॉजिकली ये कितना, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 15, ये 5 और 7 है। प्रॉफिट का भी रेशियो आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट टाइम का भी रेशियो आ जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या होगी, मेरे पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगा ना जब तक एक भी डेटा एग्जैक्टली गिवन नहीं होगा। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज कैन नॉट बी डिटरमाइंड। और जब आप ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करके बैठ रहोगे ना तो ये चीज़ें आपके दिमाग में क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते हिट कर जाएगी, आपको इतना सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही होगी। नेक्स्ट देखो, Rajiv spent 20% of his salary on food, 15% on conveyance, 10% on education and 35% on house rent. If he spent 1950 rupees on education, how much does he spend on conveyance? Education में कितना खर्च कर रहा है, 10%,
10% के बराबर अगर 1950 है तो 100% के बराबर 100% के बराबर कितना, 19,500। मुझे ये भी कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं सर, नहीं थी सर। क्यों? क्योंकि मुझे कैलकुलेट करना है 15%, तो 1950 तो कर ही रहा होगा, साथ साथ इसका 5% मतलब इसका आधा कर रहा होगा। 900 कितना, 75 ऐड कर दो, 5 12 29,925 रुपये उसका कन्वेंस में जा रहा होगा। 100% निकालने की कोई दिक्कत ज़रूरत नहीं थी, 10 का 5% ऐड ऑन करना था। नेक्स्ट, in 2009 the food production was 5.5 million tons and in 2010 the production was 4.4 million ton. Find out the percentage decrease in food production in these 2 years. 2009 में कितना था, 5.5। 2010 में कितना हो गया, 4.4। मतलब कम तो हुआ है कितने से, 1.1 से। किस पे, ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी 5.5 की, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 गुना 20 गुना, 20% का चेंज आया, डिक्रीज आया। ऑप्शन नंबर 6 नहीं आएगा, बी आएगा। क्लियर? नेक्स्ट, आफ्टर गिविंग 25% डिस्काउंट ऑन द एंट्री टिकट द नंबर ऑफ विजिटर्स इंक्रीज्ड बाय 30%. व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन द एंट्री विद रिस्पेक्ट टू अदर डेज? देखो ध्यान से, क्या बोल रहे, टिकट की प्राइस में 25% कम करने से, डिस्काउंट देने से 30% क्या हो गया, विजिटर बढ़ गए। तो बोल रहे कि व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन द एंट्री विद रिस्पेक्ट टू अदर डेज। डिस्काउंट कितना दिया, 25%, मतलब प्राइस कितना हो गया, 4 से 3 हो गया। विजिटर कितने इंक्रीज हो गए, 30%, मतलब विजिटर पहले अगर 10 आ रहे थे तो अभी कितने आ रहे होंगे, 13 आ रहे होंगे। देखो पहले 40 रुपये का अमाउंट बन रहा था, अभी कितना हो रहा है, 39 का बन रहा है। सर प्राइस कम हो गया, कितना कम हो गया, 1 यूनिट का कम हो गया। एंट्री का इम्पैक्ट क्या हुआ, 1 कम हो गया, किस पे, 40 पे। 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 40 का 2.5 मतलब 2.5% का डिक्रीज हो गया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, a man spends 75% of his income is increased by 20% and he increases his expenditure by 10%, his saving is increased by। एक पर्सन क्या करता है, अपनी इनकम का 75% क्या करता है, खर्च कर लेता है, तो डेफिनेटली 25% तो बचा रहा होगा ना। तो अब बोल, अगर इसकी इनकम 20% से बढ़ा दी जाए और उसकी एक्सपेंडिचर को 10% से बढ़ा दिया जाए तो सेविंग पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, या कितने से इंक्रीज हो रहा होगा। 75% मतलब 3/4 होता है क्या, तो मैं क्या कंसिडर करूँ, पर्सन की इनकम कितनी है, 400 रुपये, ठीक है। एक्सपेंडिचर कितना है, 300 रुपये, सेव कितना कर रहा है, 100 रुपये। अब क्वेश्चन ने क्या बोला, इनकम कितने से बढ़ जाएगा, 20% से। 400 का 20% 80 होता है, तो 480 हो गया। एक्सपेंडिचर कितने से बढ़ जाएगा, 10%, मतलब 30 बढ़ेगा, तो 330 हो जाएगा। अगर किसी का इनकम 480 है, एक्सपेंडिचर 330 है, तो सेविंग 150 होगा क्या। पहले सेविंग 100 था, अभी सेविंग 150 हो गया। मतलब आप ये बोल सकते हो कि 50 यूनिट से उसकी सेविंग बढ़ गई, 50% से। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, एट एन इलेक्शन अ कैंडिडेट गेट elected by fetching 63% of the total votes. If 54,982 voters did not vote in favor of elected candidate, what was the total of votes polled? अब बोल रहे एक कैंडिडेट को 63 मिला है परसेंट, तो डेफिनेटली दूसरे को कितना मिला होगा, 37 मिला होगा। और क्वेश्चन बोल रहा है कि जो जीता है ना उसके फेवर में इतने वोट्स नहीं गया, तो डेफिनेटली जो हारा होगा उसके फेवर में गया होगा। तो 37% के बराबर कितना गिवन है, 54,982। देख लो 1% के बराबर कितना, डिवाइड करोगे तो 37% बराबर है 54,982 के। 37 का कितना गुना, 1 गुना कर लो, कितना 17, 4 गुना लगा लो, फिर 8 आ जाएगा और 6 आ जाएगा। 100% के बराबर कितना, 14,860, सॉरी 1,48,600। तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड कितने हो गए,
1,48,600। तो ये थे आपके टोटल क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन। आपको मैंने बताया था 40 क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन को मैंने आपको एक बेस्ट जो अप्रोच हो सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कम टाइम में आप सॉल्व कर सकते हो, आपके साथ डिस्कस किया है। हर एक टॉपिक पे करवाने वालों आपको, आपका परसेंटेज हो गया। नेक्स्ट आपको 2 से 3 दिन के अंदर अंदर प्रॉफिट एंड लॉस मिल जाएगा। अगले 2-3 दिन के अंदर अंदर SICI मिल जाएगा, टाइम एंड वर्क मिल जाएगा, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस मिल जाएगा। तो हर एक टॉपिक आपका मैं क्लियर करवा रहा हूँ इसी सेशन में, इसी के साथ साथ। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना एंड लाइक बटन प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।